आप सभी का स्वागत है नागरिक समाज और राज्य के अध्याय में। मैं डॉक्टर रितेश भारद्वाज श्यामलाल कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी हम लोग पिछले लेक्चर के दौरान नागरिक समाज और राज्य के ऐतिहासिक विकास पे डिस्कशन कर रहे थे और इस लेक्चर के दौरान हम लोग नागरिक समाज के ऐतिहासिक विकास का कुछ हिस्सा छूट गया था, उसको कवर करते हुए नागरिक समाज का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसके पश्चात जो समकालीन राजनीतिक जो नागरिक समाज है, जो कंटेम्प्रेरी सिविल सोसाइटी है, उसके रोल पर और उसके साथ ही राज्य और नागरिक समाज के आपसी संबंधों पर भी डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा सा फ्रांसीसी दार्शनिक जो मैं डिस्कस कर रहा था, अलेक्सी डी टॉकविल का बुक था अमेरिकन डेमोक्रेसी, उसमें इन्होंने नागरिक समाज के विचार क्षेत्र को विस्तृत करते हुए एक नया आयाम जोड़ा था। और देखिए, टॉकविल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति और राज्य के बीच बहुत सारे इंटरमीडिएट वॉलंटरी एसोसिएशंस की आवश्यकता पर बल दिया था। व्यक्ति और राज्य के बीच बहुत सारे मध्यवर्ती स्वैच्छिक सहचर्यों यानी इंटरमीडिएट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मध्यवर्ती स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता पर बल दिया था और इसे आज के युग में, आज के समय में नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। देखिए, टॉकविल को उम्मीद थी कि जितने भी ये इंटरमीडिएट वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, ये लोकतंत्र में शक्ति के प्रसार को स्थापित करने में बेहतरीन सिद्ध होंगे। और टॉकविल का मानना था कि राज्य की शक्ति को काउंटर बैलेंस करने के लिए, प्रतिसंतुलित करने के लिए ये जो इंटरमीडिएट वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, ये हमेशा सक्षम होंगे। ये राज्य का ध्यान तत्कालीन समस्याओं की ओर खींचेंगे और उसका निराकरण किए जाने पर जोर देंगे। ये सभी वॉलंटरी एसोसिएशंस व्यक्तियों को, सभी इंडिविजुअल्स को उनके विस्तृत सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सजग बनाएंगे और उनके अंदर जो एक सोशल आइसोलेशन है, जो सामाजिक एकांकीपन है, अकेलापन है, उसको तोड़ने में मदद देंगे और उनको परस्पर सहयोग हेतु प्रेरित भी करेंगे। देखिए, टॉकविल ने नागरिक संगठनों को लोकतंत्र की पाठशालाएं बताया था। अलेक्सी डी टॉकविल हैज डिफाइंड all intermediate voluntary association as a schools of democracy. Please keep it in your mind very clear. टॉकविल ने इन सभी इंटरमीडिएट वॉलंटरी एसोसिएशंस को लोकतंत्र की पाठशालाएं कहा था और उसका मानना था कि राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है। देखिए, अब हम लोग नागरिक समाज के समकालीन संदर्भ को, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज केवल इंटरेस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी ही राजनीतिक समाज के अंदर नहीं आते। राजनीतिक समाज के अंतर्गत आज बहुत तरह की नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशंस भी आती हैं। कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको डिफाइन करते हुए कहा था कि नागरिक समाज संगठनों की एक ब्रॉड टेबल है। इसकी एक बहुत बड़ी ब्रॉड टेबल बनाई जा सकती है जिसमें सामुदायिक समूह होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, श्रमिक संगठन होते हैं, कुछ स्वदेशी संगठन होते हैं, कुछ धार्मिक संगठन होते हैं, कुछ आपके बिलीफ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स हुए हैं हर्बर्ट मार्क्यूज, जिनकी पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। इनका कहना था कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्टेट पर सिविल सोसाइटी का कंट्रोल स्थापित हो जाता है, वहीं आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और इन दोनों ही स्थितियां नागरिक स्वतंत्रताओं को सप्रेस करती है, दबाती है, उनको छीनती है, सीमित करती है। देखिए, आधुनिक समय में नागरिक समाज की परिभाषा बहुत विस्तृत हो चुकी है। इसमें पारिवारिक संगठन, विद्यार्थी संगठन, श्रमिक संगठन, बहुत सारे हित समूह, दबाव संगठन, किसान मजदूर संगठन, बहुत सारे व्यापारिक संगठनों की गिनती की जाती है। परंतु समकालीन नागरिक समाज की संकल्पना में आज हमें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एसोसिएशंस भी दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति और राज्य के बीच जितने भी तरह के संगठन पाए जाते हैं उनको
गतिशीलता प्रदान करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था कि वर्ल्ड बैंक का कहना था कि नागरिक समाज के संगठनों की एक बहुत विस्तृत सारणी बनाई जा सकती है, जिसमें सामुदायिक समूहों को, गैर सरकारी संगठनों को, श्रमिक संगठनों को, स्वदेशी संगठनों को, धर्म आधारित संगठनों को, हमारे विश्वास आधारित बहुत सारे संगठनों को और व्यावसायिक और व्यापारिक संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। देखिए, हर्बर्ट मार्क्यूस ने तर्क दिया था कि समकालीन समाज की समस्याओं के विश्लेषण के लिए हमें स्टेट और सिविल सोसाइटी के उस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, जिसकी और हीगल ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था, अट्रैक्ट किया था। देखिए, हर्बर्ट मार्क्यूस के अनुसार उसका कहना था कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यानी आज की जो कैपिटलिस्ट, मॉडर्न कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें राज्य पर नागरिक समाज का प्रभुत्व दिखाई देता है। वहीं आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नागरिक समाज की संस्थाओं पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और दोनों ही स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता को दबाती है। इसको मैं थोड़ा सा सरलीकृत तरीके से समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसका ये कहना था कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वहाँ पर नागरिक समाज राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। यानी कि वो देश जो पूंजीवादी भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं, वहाँ पर हमें सिविल सोसाइटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, और वे देश जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था दिखाई देती है, वहाँ पर नागरिक समाजों के अधिकारों में बहुत ज़्यादा कटौती कर दी जाती है। जैसे आप अगर चीन की राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ पर जैसे भारत में मौलिक अधिकार दिखाई देते हैं नागरिकों के, उतने ज़्यादा मौलिक अधिकार आपको पाकिस्तान में या चीन में नागरिकों को नहीं दिखाई देंगे। जितनी स्वतंत्रता का उपभोग हम अपने लोकतांत्रिक देश में करते हैं, भारत में करते हैं, उतनी स्वतंत्रता वहाँ के नागरिकों को नहीं है। और कहना यही चाह रहा था कि हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना है कि जो आधुनिक साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर नागरिक समाज पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। वहाँ पर हमें नागरिक अधिकारों में कटौती दिखती है। नागरिक समाज के जितने संगठन हैं, सिविल सोसाइटी के जितने भी यूनिट्स हैं, फैमिली हो, लेबर यूनियंस हो, ट्रेड यूनियंस हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्टूडेंट यूनियंस हो, इस पर स्टेट का ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। और ये दोनों ही स्थितियां नागरिक स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित भी करती हैं। देखिए, 1960 और 70 के दशक में नागरिक समाज की संकल्पना को ग्लोबल लेवल पर विशेष लोकप्रियता भी मिली, और उस वक्त ये अनुभव किया गया कि नागरिक समाज की संस्थाएं केवल शासक वर्ग के हितों को ही मजबूत करने के काम नहीं आती, बल्कि ये विरोधी दल के नेताओं को भी, अपोजिशन पार्टीज को भी बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। और 80 के डेकेड में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में सर्व अधिकारवादी राज्य के विरुद्ध, यानी पूर्वी यूरोप 80 के दशक में, यदि पूर्वी यूरोप की बात करूं, जो पूर्वी यूरोप में पड़ता था, रशिया के बॉर्डर पे आता था, भूतपूर्व सोवियत संघ के बॉर्डर में आता था, जिसमें बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, ये सारे देश आते हैं। वहाँ पर सर्वाधिकारवादी राज्य, टोटलिटेरियन स्टेट्स के विरुद्ध नागरिक समाज के संगठनों का बेहतर प्रदर्शन देखा जा सकता है। देखिए, पोलैंड में नागरिक समाज का एक प्रमुख संगठन है सॉलिडारिटी, और इस सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से वहाँ के कामगार समुदाय के हितों की कई मांगों को पोलैंड में रखा गया है। और इसी दौर में सिविल सोसाइटी मूवमेंट को, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी दौरान नागरिक समाज आंदोलन में हमें एक तरह का नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट्स भी देखने को मिलता है। देखिए, नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट समकालीन विश्व के वे सामाजिक आंदोलन हैं जो मानव जीवन में फैले हुए अन्याय के प्रति सबको जागरूक करते हैं, और इस जागरूकता के पश्चात वो व्यापक सामाजिक परिवर्तन की भी मांग करते हैं। यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंदर हमें नारीवादी आंदोलन दिखाई देते हैं, पर्यावरणीय आंदोलन दिखाई देते हैं, उपभोक्ता अधिकारवादी आंदोलन दिखाई देते हैं, पीस मूवमेंट्स दिखाई देते हैं,
और कई सारे ऐसे आंदोलन हमें दिखाई देते हैं जो आज सिविल सोसाइटी के माध्यम से किए जा रहे हैं, न्यू सोशल मूवमेंट के थ्रू। देखिए, ठीक पोलैंड के नागरिक समाज के संगठन की तरह ही बुल्गारिया में भी नागरिक समाज का एक संगठन था, इको ग्लास नॉस्ट। इसने भी ये मुद्दा उठाया था कि वहाँ के बड़े बड़े उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही गलत दोहन कर रहे हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर पॉल्यूशन फैल रहा है। और 1989 आते आते पूर्वी यूरोप की जो समाजवादी प्रणालियां थी उनका विघटन यानी पतन होना शुरू हुआ, और वहाँ के नागरिक समाज आंदोलनों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि पोस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम में, यानी वो देश जो 1989 के पश्चात भूतपूर्व सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे, जैसे कि रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, युगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एक्सेट्रा, इन सभी देशों ने रूसी साम्यवादी शासन से स्वयं को अलग कर लिया था। और यहाँ पर नागरिक समाज की संकल्पना को पर्याप्त लोकप्रियता भी मिली थी। आज साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी नागरिक समाज के अनेक प्रभावशाली संगठन देखे जा सकते हैं, जहां इन नागरिक समाज के संगठनों को एक प्रभावशाली साधन भी माना जाता है। देखिए, संक्षेप में नागरिक समाज आंदोलन ये मांग करता है कि सार्वजनिक कार्य, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, वो डिमांड करती है कि जो पब्लिक वर्क है वो केवल ब्यूरोक्रेसी के हाथों में ही कंट्रोल ना रहे, इसमें जन साधारण यानी आम लोगों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो, उनके बीच भी विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें भी जानने का मौका मिले कि पब्लिक वेलफेयर में क्या क्या काम किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा और कब तक किया जाएगा। खुला विचार विमर्श उनके बीच प्रोत्साहित किया जाए। और देखिए, सिविल सोसाइटी एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां लोगों को स्टेट की पॉलिसी और उसके एक्शंस को क्रिटिसाइज करने का भी मौका मिलता है। आज नागरिक समाज के बहुत से संगठन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक विषमता को लेके, पर्यावरणीय पतन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, और इनको स्थापित करने के लिए उपयुक्त साधन भी बनते जा रहे हैं। देखिए, इसके पश्चात हम लोग अंत में चर्चा करेंगे राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध। देखिए, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध, जैसा कि मैंने शुरू में हम लोगों ने सबसे पहले राज्य के ऊपर चर्चा की थी। देखिए, राज्य को परिभाषित करते हुए गवर्नर बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो 12th के NCERT में भी मेंशन है कि राज्य नागरिकों का एक ऐसा जनसमूह है जो स्वतंत्र भूभाग में निवास करता है, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र और निर्वाचित सरकार हो, जिसका अपना एक निश्चित भूभाग हो, और वह देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेता हो। यानी राज्य के हमें चार आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई 4 बेसिक एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट, एंड दीज आर सर्टेन टेरिटरी, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी। और देखिए, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि आम बोलचाल में हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल को राज्य बोलते हैं, परंतु राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दीज आर नॉट अ स्टेट in itself. These are the units of Indian state. That's why Article 1 of Indian Constitution defined that India is a union of state. These are all the units of Indian state. ये सभी भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयां हैं जिनके मिलने से भारतीय राज्य का निर्माण हुआ है। चूंकि प्रभुसत्ता संसद के पास है और संसद ही देश के बारे में, देश के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में, नागरिकों के बारे में, विदेशिक मामलों में, फॉरेन रिलेशंस में अंतिम निर्णय लेती है, इसलिए प्रभुसत्ता, अंतिम प्रभुसत्ता, ध्यान दीजिएगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पार्लियामेंट के हाथों में होती है, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर के हाथों में। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड नहीं बन पाता, झारखंड बिहार से अलग नहीं हो पाता, छत्तीसगढ़ भी एक नया राज्य नहीं बन पाता। ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति फॉरेन रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय सीमा क्षेत्र और सीमा क्षेत्र से बाहर विदेशिक संबंधों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति और सत्ता संसद के पास है।
और संसद भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और भारतीय राज्य के अधीन हमने अभी बहुत सारे नागरिक समाजों का जिक्र किया जो राज्य और सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये सरकार में अपनी प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रखते, इसके बावजूद भी सरकार के निर्णय निर्माण को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं, जिसमें पारिवारिक संगठन आते हैं, धार्मिक संगठन आते हैं, किसान और मजदूर संगठन आते हैं। आपने यदि गौर किया हो तो शुरू में पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करते हुए मैंने बताया था कि दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। देखिए, औपचारिक संगठनों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल की बात की जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की जाती है। और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम इन्हीं नागरिक समाज के संगठनों का जिक्र करते हैं जो सरकार या राज्य में अपनी प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रखते, अपितु इसके बावजूद भी सरकार के प्रत्येक निर्णय को, सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। अब देखिए, हम इस पार्ट में इस बात पे जिक्र करेंगे कि राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध किस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, राज्य और नागरिक समाज के बीच हमें एक एकात्मक संबंध, एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत, एक जुड़ा हुआ संबंध दिखाई देता है। इसके साथ ही राज्य, नागरिक समाज और लोकतंत्र को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राज्य और नागरिक समाज के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इनके बीच के संबंधों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह ये माना जाता है कि राज्य जितना पावरफुल होता है, नागरिक समाज उतना ही कमज़ोर हो सकता है, और जहाँ पर नागरिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है वहाँ राज्य कमज़ोर हो सकता है। देखिए, उदारवादी समाज में नागरिक समाज का दायरा राज्य से थोड़ा बढ़कर दिखाई देता है, परंतु किसी भी तरह के निरंकुश शासन में राज्य का क्षेत्र नागरिक समाज से बहुत बड़ा होता है। यानी कि यदि तानाशाही शासन है, अधिनायक तंत्र है, निरंकुश तंत्र है, डेस्पोटिज्म है, डिक्टेटरशिप है, तो ऐसे स्टेट में नागरिक अधिकारों में बहुत कटौती देखने को मिलती है और नागरिक समाज पर राज्य का बहुत कड़ा नियंत्रण भी दिखाई देता है। देखिए, जब हम राज्य और नागरिक समाज के आपसी संबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि राज्य और नागरिक समाज दो विपरीत अवधारणाएं नहीं हैं और ना ही ये एक दूसरे के अपोजिट है, प्रतिवादी है, काउंटर है। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश जैसी कोई समस्या क्रिएट नहीं करते, यानी एक दूसरे के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए, शक्तिशाली राज्य नागरिक समाज की भूमिका पर बहुत नियंत्रण लगा सकता है और उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित भी कर सकता है। नॉजिक और हेयक जैसे स्वतंत्रतावादियों ने, नॉजिक और हेयक जैसे स्वेच्छातंत्रवादियों ने, लिबर्टेरियंस ने उनका ये विचार गलत था कि राज्य नागरिक समाज का दमन कर सकता है। देखिए, दोनों के बीच रिश्ता पारस्परिक है, एकात्मक है, आपसी है, म्यूचुअल है। राज्य और नागरिक समाज एक दूसरे की सहायता के बिना कोई काम नहीं कर सकते। वे एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं और राज्य के बिना एक सफल नागरिक समाज की कल्पना भी असंभव है। राज्य व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य एकात्मक रूपरेखा प्रदान करता है जिसमें नागरिक समाज काम करता है और एक एकात्मक रूपरेखा कानूनों और नियमों के रूप में होती है। देखिए, राज्य को किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कानून तो बनाने पड़ेंगे, नियम भी बनाने पड़ेंगे और इन्हीं नियमों और कानूनों के तहत उस राज्य के प्रत्येक नागरिक और नागरिकों के बहुत सारे संगठन यानी नागरिक समाज के संगठनों को भी मानना होता है। और इन नियमों के बिना नागरिक समाज में एक तरीके से अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो सकती है। देखिए, नागरिक समाज भी राज्य को नियंत्रित करता है और उसे सर्वशक्तिशाली राज्य और नौकरशाही पर अंकुश लगाना भी पड़ता है। नागरिक समाज के बिना राज्य भी निरंकुश हो सकता है, इसलिए राज्य यदि नागरिक समाज को काम करने की जगह देता है, एक स्पेस देता है कि आइए आप काम कीजिए, तो नागरिक समाज भी राज्य शक्ति पर अंकुश लगाते हुए उसे निरंकुश बनने से रोकते हैं। यानी दोनों ही एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य और नागरिक समाज के आपसी संबंधों को हम राज्य, नागरिक समाज और लोकतंत्र के संदर्भ में भी समझना चाहेंगे।
देखिए, राज्य और नागरिक समाज, इन दोनों को जो जोड़ने वाला तंत्र है वो वास्तव में लोकतंत्र होता है। यानी स्टेट और सिविल सोसाइटी को यदि किसी ने जोड़ रखा है तो वो है डेमोक्रेटिक सेटअप। राज्य के दावों को नागरिक समाजों से मजबूती मिलती है और राज्य के माध्यम से ही नागरिक समाज को अधिक से अधिक स्थायित्व यानी स्थिरता मिलती है। और दोनों को लोकतांत्रिक प्रवेश में काम करना पड़ता है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और नागरिक समाज एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बना सकते हैं। देखिए, राज्य की रचना यदि डेमोक्रेटिक तरीके से हो, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो और उसके कार्य जितने भी काम हैं वो नियमों के अनुसार हो, ऐसे राज्य को नागरिक समाज की बढ़ती मांगों के प्रति संवेदनशील होना ही पड़ता है। राज्य का कार्य कोऑर्डिनेशन करना होता है, समन्वय बिठाना होता है और जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसकी भूमिका बहुत कम होती है। नागरिक समाज को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता और विविधता को बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और इन्हें राज्य के साथ लगातार वार्ता यानी बातचीत को जारी रखना भी आवश्यक होता है। नागरिक समाज का उद्देश्य राज्य से स्वतंत्र होकर एक पब्लिक ओपिनियन, एक जनमत का निर्माण करना भी होता है। देखिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य में राज्य और नागरिक समाज की शक्तियों में लगातार संबंध रहता है, जिससे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वहीं एक तानाशाही व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पावर है, जो स्टेट की पावर का प्रयोग नागरिक समाज पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नागरिक समाज राज्य के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है। नागरिक समाज की ओर से वही बोलता है। देखिए, एक लोकतांत्रिक राज्य अधिक समय तक नहीं रह सकता यदि वह प्रतिबंध लगाने वाला हो, वो दमन करने वाला हो, दूसरों पर अपनी बात को लादने की कोशिश करता हो, वह अस्तित्व में नहीं रह सकता। यदि नागरिक समाज की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करनी है तो लोकतांत्रिक नागरिक समाज के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति की सहभागिता, राज्य में उसकी बराबरी का दावा यानी उसकी सहभागिता, प्रत्येक नागरिक का मानव मात्र के रूप में सम्मान किया जाना भी बहुत आवश्यक है। अंततः मैं कहना चाहता हूं कि राज्य और व्यक्ति के बीच उत्तरदायित्व के पारस्परिकता को, म्यूचुअल कोऑपरेशन को, अंडरस्टैंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, राजनीतिक समाज और नागरिक समाज अहम भूमिका अदा करते हैं। जहां राजनीतिक समाज उदारवादी नहीं होगा, जब तक नागरिक समाज संवैधानिक, समन्वित और सतर्क नहीं होगा, तब तक राज्य की निरंकुशता पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा और ना ही जनता के अधिकारों का योजनागत विकास में अभिव्यक्ति हो पाएगी। देखिए, इसी संदर्भ में पार्थाचार्य जी ने एक बुक लिखा था, द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रजातांत्रिक राज्य में राजनीतिक समाज को चुनाववाद के चुंगल से स्वतंत्र होना पड़ेगा और नागरिक समाज के विभिन्न घटनों को रचनात्मक भूमिका अदा करनी होगी। नागरिक समाज को, जैसा कि हमने शुरू में किया था, समाप्त कर रहा हूं। देखिए, नागरिक समाज को समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र से अलग नागरिक समाज में परिवार, शैक्षिक संस्थाएं, मजदूर और व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज के संगठनों में समाहित होते हैं। नागरिक समाज के संगठन वे होते हैं जो सरकार में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रखते, इसके बावजूद भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, अनौपचारिक संगठनों के रूप में वो सरकार की गतिविधियों को, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं और सरकार किसी तरीके से निरंकुश ना बन जाए, इस पर भी नियंत्रण का काम सामाजिक और ये जो हमारे नागरिक संगठन है, जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, ये करता है। धन्यवाद।